कहानी की शुरुआत में हमें रग्बी मैच का प्लेग्राउंड दिखाया जाता है। टीम कैप्टन मार्शल अपनी टीम के प्लेयर रोबोटो को बॉल नादो को पास करने के लिए कहता है, जिसे रोबोटो मिस कर देता है। चेंजिंग रूम में बाकी प्लेयर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर रोबोटो कहता है कि ये पहला मैच है जिसमें हम हारे हैं। इससे पहले के मैच मैंने ही तुम्हें जिताए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रोबोटो एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। इसी समय टीम का कैप्टन मार्शल अंदर आता है और कहता है कि फ्लाइट में अभी भी आधी सीट खाली है, जिसे जाना है वो जल्दी से पैसे जमा करो। यहाँ पर मार्शल सैन डिएगो को फ्लाइट की बात कर रहा है, जिसमें सभी लोग जाने वाले हैं। फ्लाइट में कुल 40 सीट हैं। इन सभी को सैन डिएगो जाकर मजे करने का प्लान है। इसके बाद सीन एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ 4 दोस्त बार में बैठे हुए सैन डिएगो जाने और लड़कियों के साथ एंजॉय करने की बातों में मशगूल हैं। यहाँ पोंचो और गैस्टन नोआ से कहते हैं कि प्लीज हमारे साथ चलो, इस साल तुम ग्रेजुएट हो जाओगे और उसके बाद पता नहीं हम कब मिले। नोवा काफी होशियार है और वो जल्द ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है, इसीलिए घूमने फिरने में वो थोड़ा कम रुचि रखता है। वो अपनी पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, लेकिन पोंचो की बात सुनकर वो राजी हो जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नोमा इस कहानी का नरेटर भी है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एयरपोर्ट पर, जहाँ पर सभी लोग फ्लाइट पर जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं और अपने अपने परिवार से विदा ले रहे हैं। फ्लाइट में ज्यादातर यंग लोग ही हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार अपने घर से बाहर जा रहे हैं, वो भी अकेले। यहाँ पर सारे पैसेंजर की फोटो एक लड़की क्लिक करती है, जो कि खुद भी एक पैसेंजर है। इसके बाद फ्लाइट में सभी लोग बैठ जाते हैं और फ्लाइट माउंटेन रेंज में उड़ने लगती है। फ्लाइट में सभी लोग बहुत खुश हैं, ये एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और गाना गा रहे हैं। तभी अचानक फ्लाइट में एक झटका लगता है, जिससे लोग थोड़ा सहम जाते हैं। लेकिन फ्लाइट का एयर होस्टेस सबको संभालता है और कहता है कि इस माउंटेन रेंज में ऐसे झटके लगना आम बात है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लगता है और प्लेन पूरी तरह से टूटकर 2 हिस्सों में बिखर जाता है। यहाँ काफी लोगों की उसी वक्त मौत हो जाती है और कुछ लोग प्लेन के आधे हिस्से में बच जाते हैं। ये लोग यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। नोवा की आंख खुलती है, तब वो अपने आप को सीट से लटका हुआ पाता है और देखता है कि फ्लाइट के सारे लोग काफी चिल्ला रहे हैं। वो अपने आप को संभालता है। लोगों को काफी चोट आई है, कई लोग बुरी तरह जख्मी हैं। ये लोग देखते हैं कि कैप्टन अभी जिंदा है, इसीलिए वे उसके पास जाकर पूछते हैं कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें। लेकिन कैप्टन बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुका है, वह ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाता। इसी तरह रात हो जाती है और टूटे हुए प्लेन के अंदर सभी लोग एक दूसरे से चिपक कर लेटे रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ना कोई इंसान है ना कोई घर। घायल लोग रात भर दर्द से चिल्लाते रहते हैं। मार्शलो, जो कि टीम का कैप्टन है, यहाँ भी एक कैप्टन की तरह लोगों को हिम्मत देने का काम करता है। वो कहता है कि प्लेन का संपर्क टूटने की वजह से ये लोग प्लेन को ढूंढने जरूर आएंगे, तब तक हमें घायलों को बचाना होगा। ये लोग मिलकर प्लेन के अंदर जगह बनाते हैं। साथ ही रोबोटो, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट भी है, घायलों से बात करके उन्हें सहारा देने की कोशिश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि नंदो और उसकी बहन बेहोश है और साथ ही उसकी माँ भी मर चुकी है। अब ये लोग बस किसी तरह अपने को बचाए रखना चाहते हैं और रेस्क्यू टीम के आने का वेट करते हैं। इन लोगों के पास जितना भी खाना होता है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। ये लोग फ्लाइट में रखे हुए पैसेंजर्स के कपड़ों का इस्तेमाल करके प्लेन को चारों तरफ से बंद करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ठंडी हवा प्लेन के अंदर ना घुस सके। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन अब ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, तभी इन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। ये रेस्क्यू टीम का प्लेन था। ये लोग बहुत तेजी से चिल्लाते हैं ताकि वो प्लेन इनकी आवाज सुन सके और उन्हें बचाने आ सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि प्लेन काफी ऊंचाई पर है और ये लोग इतने नीचे से दिखाई नहीं दे सकते। अब पूरे 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिनों में जितना भी खाना था वो खत्म हो चुका है। बचे हुए लोग 35 हैं और बाकी की मौत हो चुकी है। अगले सीन में टीम का एक प्लेयर फीटो बाहर बैठकर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि नंदो की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। होश में आने के बाद वो अपनी बहन के साथ है। वो कह रहा था कि जिंदा रहने के लिए मैं बॉडीज भी खा सकता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि पूरे 3 दिन हो चुके हैं और इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, यानी कि पहले के 3 दिनों में पूरा खाना खत्म हो चुका था। फीटो का हाल भी भूख से बहुत बुरा था और अपने दोस्त से इस बारे में बात करके वह कहीं ना कहीं ये जानना चाहता था कि अगर हम उन बॉडीज को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लें तो इसमें कुछ गलत तो नहीं होगा। उसका दोस्त कहता है कि इस वक्त हमारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, हमें खाना चाहिए। यानी वो भी इन बॉडीज को अपने फूड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।
अधिकतर लोगों को ब्लैक कलर की टॉयलेट आ रही है। ब्लैक कलर की टॉयलेट बॉडी से तब आती है जब बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। रॉबर्टो का भी भूख से बुरा हाल है और अब उससे रहा नहीं जाता। वह कहता है कि हमें बाहर जाकर उन बॉडीज को खाना चाहिए जिससे कि हम जिंदा रह सके। मदद आने तक जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन प्लेन में कुछ लोग इस बात के लिए राजी नहीं है, जिसमें नोमा भी शामिल है। वो लोग बॉडीज को नहीं खाना चाहते। वो कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो ईश्वर हमें सजा देंगे। रॉबर्टो कहता है कि ईश्वर ने ही हमें इस मुसीबत में डाला है, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और इसके लिए मैं बॉडीज खाने को तैयार हूँ। इसी के साथ और भी कुछ लोग जिनका हाल बेहाल हो रहा था, वे लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, उन बॉडीज के पीसेस कौन करेगा, जिस पर फीट और उसका दोस्त तैयार होते हैं। बाहर जाकर ये लोग एकांत में बॉडी को रखकर उसके छोटे छोटे पीस करते हैं और फ्लाइट के बाकी लोगों में बांटते हैं। मार्शैलो, नोमा और कुछ लोग इसे नहीं खाते। यहाँ हम देखते हैं कि जब भूख इंसान पर हावी होती है तो मजबूरी में वह अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ भी खा लेने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नोमा का भरोसा अभी टूटा नहीं और वह मजबूत बना हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोगों की मौत हो रही है और अब इन लोगों में केवल 27 लोग ही ऐसे हैं जो जिंदा हैं। एक एक करके सभी लोग मर रहे हैं, पर नोमा को अभी भी यकीन है कि मदद आएगी। वो कहता है कि हमें प्लेन का पिछला हिस्सा जहाँ गिरा था वहां जाना चाहिए। हो सकता है वहां पर हमें रेडियो मिल जाए और हम उसे यूज कर सके। वो 3 लोगों को अपने साथ लेता है और उस तरफ जाना शुरू करता है। बहुत मुश्किल से वो लोग प्लेन के पिछले हिस्से तक पहुंचते हैं। वहां से रेडियो और बैटरीज लेते हैं और वापस अपनी जगह पर आकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडियो स्टार्ट करते ही इन्हें पता चलता है कि उरुग्वे में प्लेन क्रैश और उसके साथ ही सारे पैसेंजर्स की मौत का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये सुनकर ये लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, साथ ही रोना और चीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी तक इन लोगों को पूरा भरोसा था कि रेस्क्यू टीम हमें ढूंढ रही है और वो लोग हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। अब ये लोग समझ चुके हैं कि रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन खत्म हो चुका है और हमारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। नेक्स्ट सीन में हमें नादो दिखाया जाता है, जिसकी बहन मर चुकी है और साथ ही नादो घायल था। अब वो ठीक हो चुका है और कहता है कि हमें दूसरों के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, हमें खुद मदद लानी होगी। इस बात पर लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या सोचते हो कि यहाँ कोई पड़ोस में शहर है जहाँ हम जाएंगे और मदद आ जाएगी? वह बहुत ज्यादा ठंड है और प्लेन के बाहर एक रात गुजारना भी मुश्किल है। अपने आप को मौत के मुंह में ढकेलने जैसा होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग प्लेन के अंदर बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये लोग इस दूसरे से के साथ मजाक कर रहे हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इन्हें आवाज सुनाई देती है। इतनी ही देर में अचानक प्लेन के अंदर शीशे तोड़कर बहुत सारी बर्फ खुल जाती है। ये बर्फ का तूफान है, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं लगा। ये लोग पूरी तरह बर्फ के नीचे फंस चुके हैं। धीरे धीरे नोमा किसी तरह अपने आप को बाहर निकालता है। वो पोंचो को भी बाहर निकालता है। ये दोनों मिलकर बाकी लोगों को बर्फ के बाहर खींचने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोग बच नहीं पाते। मार्शैलो, जो कि टीम का कैप्टन था, वो बर्फ के नीचे ही रह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इन लोगों की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। बाहर बर्फीला तूफान है और प्लेन के अंदर भी बर्फ ही बर्फ है। अब इन लोगों को किसी भी तरह अंदर ही रहना होगा और वो भी इसी हालत में, क्योंकि बाहर जाते ही ये 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। टेम्परेचर -35 हो चुका है। बाहर निकलते ही इन लोगों की बॉडी का खून पूरी तरह जम जाएगा। अब बात आती है खाने की। अभी तक ये बॉडीज को साइड में ले जाकर पीसेस करते थे और बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, लेकिन अब ये काम सबके सामने करना है और ये करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही। और जिन बॉडीज का ये लोग यूज करने वाले हैं, ये इनके अपने ही लोग हैं, जिनसे कुछ देर पहले तक या पिछले कुछ दिनों तक ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ भी रॉबर्टो ही पहले जाता है और बॉडीज के पीसेस करके पहले खुद खाता है और प्लेन के सभी लोगों में बांटता भी है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए वो इतना स्पिरिचुअल नहीं है। उसके लिए ये करना आसान है। उसके लिए जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है बजाय ईश्वर से डरने के। 10 दिनों तक कुछ न खाने की वजह से नोमा काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन अब भी वो उन बॉडीज को नहीं खाता। वो काफी स्पिरिचुअल है। अपने सामने ये सब होता देख उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो प्लेन के शीशे पर जोर जोर से लात मारना शुरू कर देता है। लात मारने की वजह से नोमा के पैर में कुछ कांच लग जाती है, जिससे उसे घाव हो जाता है। लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए नोमा लोगों को बताता है कि देखो, बाहर से रोशनी आ रही है, इसका मतलब तूफान थम चुका है, हमें बाहर निकलना चाहिए।
अब बाकी लोग भी नोमा के साथ आ जाते हैं और बर्फ को हटाने की कोशिश करने लगते हैं। वह प्लेन से बाहर धीरे धीरे एक सुरंग बनाते हुए बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर देखते हैं कि धूप खिल चुकी है और तूफान थम चुका है। ये लोग प्लेन के बाहर की बर्फ हटाते हैं। अब इन लोगों को इस जगह पर फंसे हुए पूरे 30 दिन हो चुके हैं। नाडो, रोबर्टो, नोमा और फीटो ये फिर से उस जगह जाते हैं जहाँ प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर गिरा था। ये लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उरुग्वे में ये खबर पहुंचाई जा सके कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन रास्ते में नोमा अपने पैर में काफी तेज दर्द महसूस करता है। रोबर्टो उसका पैर चेक करता है और बताता है कि तुम्हें तो घाव हो चुका है और इन्फेक्शन फैल रहा है। हम नोमा को साथ नहीं ले जा सकते, हमें वापस जाना होगा, ऐसा वह नादो से कहता है। लेकिन नोमा इस बात के लिए राजी नहीं होता। वह कहता है मैं खुद वापस चलकर जा सकता हूँ, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है और हमें ये खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ से नोमा वापस आ जाता है। फ्लाइट में लोग उससे पूछते हैं कि तुम वापस क्यों आ गए, जिस पर वो पूरी बात बताता है। नोमा यहाँ पर काफी बीमार हो चुका है। एक तो वो इतने दिनों से कुछ खा नहीं रहा, ऊपर से उसके पैर में भी इन्फेक्शन फैल रहा है। पोंचो यहाँ पर नोमा की मदद करता है, उसका ख्याल रखता है। वो नोमा से कहता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हो, तुम्हें थोड़ा सा मांस खा लेना चाहिए। ऐसा कहकर वह नोमा के मुंह में एक टुकड़ा डाल देता है। नोमा ना चाहते हुए भी उसे चबा लेता है और मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगता है। नोमा पोंचो से कहता है कि मैंने अपनी मौत को देख लिया है, मैं मरने वाला हूँ। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी बॉडी को अपने खाने के लिए यूज कर सकते हो। और ऐसा कहते कहते यहाँ पर नोमा की मौत हो जाती है। सभी लोग नोमा की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि नोमा एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो सिर्फ 27 साल का था और उसने सभी की बहुत मदद की थी। नादो और रोबर्टो जब वापस आते हैं तो वो नोमा की मौत देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। सभी लोग नोमा के लिए शोक प्रकट करते हैं। बाद में नादो बताता है कि पिछले हिस्से पर पहुंचकर हमें बैटरीज तो मिली, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो सके, हमारा संपर्क नहीं हो सका। नादो कहता है कि हमें इन वैलीज को पार करना होगा, वरना हम नहीं बचेंगे। नादो अपने साथ रोबर्टो को लेता है और कहता है कि हम चिले पहुंचते ही मदद भेजेंगे और अगर हम वापस नहीं आ सके तो समझ लेना कि हम जिंदा नहीं हैं, लेकिन उसके बाद कोई और जाकर कोशिश जरूर करना। नादो और रोबर्टो वैलीज को पार करने के लिए चल पड़ते हैं। ये लोग अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं जिससे ठंड में इन्हें दिक्कत ना हो। ये लोग दिन भर चलते हैं और रात में किसी तरह अपने आप को बचाते हैं। इन्हें चलते हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं और अब रोबर्टो का भरोसा टूटने लगा है। वह नादो से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये वैलीज कभी खत्म होने वाली हैं। इन वैलीज के पार कुछ भी नहीं है नादो, हमें यहाँ से वापस लौट चलना चाहिए। नादो कहता है तुम यहाँ से वापस जितने दिनों में जाओगे उतने ही दिन हमें यहाँ तक आने में लगे हैं। तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि जाने के बाद तो इतना तय है कि हम बचने वाले नहीं हैं। कुछ दिनों में हम वैसे भी मर ही जाएंगे, तो क्यों ना हम कोशिश करते करते ही मरें। रोबर्टो को ये सुनकर थोड़ा होता है और वो नादो के साथ आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते इन लोगों को एक ऐसा पहाड़ दिखता है जो बर्फीला नहीं है, यानी अब ये लोग मंजिल की तरफ आना शुरू हो गए हैं। यहाँ इन्हें चलते चलते पूरे 12 दिन हो चुके हैं। ये लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं और तभी इन्हें कई सारे पहाड़ पार करने के बाद एक पानी का झरना बहता हुआ दिखाई देता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और जी भरकर पानी पीते हैं। 40 दिनों से इन्होंने ऐसा पानी नहीं पिया था। तभी रोबर्टो अपने सामने एक आदमी को खड़ा हुआ देखता है जो घोड़े पर सवार है, जिसे देखकर नादो और रोबर्टो पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। ये लोग समझ चुके हैं कि अब हम लोग चिले पहुंच चुके हैं। उस आदमी को ये लोग अपने बारे में, माउंटेन रेंज में फंसे हुए लोगों के बारे में सब कुछ बताते हैं। वो आदमी चिले की गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी देता है। गवर्नमेंट इस न्यूज को उरुग्वे पहुंचाती है। उरुग्वेन गवर्नमेंट को जैसे ही पता चलता है कि प्लेन क्रैश के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, वहां से तुरंत रेस्क्यू टीम रवाना होती है। सबसे पहले रेस्क्यू टीम रोबर्टो और नादो के पास जाती है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को पता था कि लोकेशन कौन सी है जहां पर बाकी पैसेंजर्स फंसे हुए हैं। नादो के साथ एक रेस्क्यू टीम और प्लेन रवाना होते हैं। बाकी पैसेंजर्स जैसे ही प्लेन के आने की आवाज वैलीज में सुनते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें प्लेन और नादो अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और वे लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये इन लोगों के लिए एक दूसरा जीवन और नया जन्म होता है। रेस्क्यू टीम इन लोगों को अपने साथ ले जाती है। अब ये लोग वापस अपने देश पहुंचते हैं, जहां इन सभी के परिवार वाले आए हुए होते हैं। इन सभी को लग रहा था कि ये लोग मर चुके हैं। उनके अपनों के वापस आ जाना
उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन ये चमत्कार था या फिर कुछ और, ये तो सिर्फ वो पैसेंजर्स ही जानते थे। हालांकि ये लोग वापस आ चुके हैं। हॉस्पिटल में इनका पूरा चेकअप किया जाता है। अब सभी लोग एक दूसरे के साथ ही हैं, क्योंकि एक दूसरे का साथ ही था जिसने इन्हें इतने दिनों तक जिंदा रखा। ये असली कहानी है और घटना है 1972 उरुग्वे की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, जैसा कि उन लोगों ने किया। जिंदा रहने के लिए बॉडीज को भी उन्होंने खाया। हो सकता है कुछ लोग ऐसा ना कर पाए। जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो लोग कमजोर नहीं थे। दया एक ऐसा गुण है जो हमें इंसान बनाता है, वरना जानवरों में और हम में कोई फर्क नहीं। बॉडीज को खाने वाले लोग उस जगह से तो जिंदा वापस आ गए, लेकिन ये पाप जिंदगी भर उनके साथ रहा कि जीने के लिए उन्होंने अपनों को ही खाया। कई तो रियल लाइफ में इस वजह से डिप्रेशन का शिकार भी हो गए। मित्रों, अगर आप कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे? हमें लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।